Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Khwaja Mohsin Inam. Students, this is going to be the last lecture of exercise 7.5 as well as chapter number 7. Students, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5 से। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इस टॉपिक की मदद से हम क्रॉस प्रोडक्ट के पिछले पढ़े हुए तमाम कंसेप्ट्स को भी रिवाइज कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं u और v, तो जरा रिकॉल करें कि u क्रॉस v मालूम करने का फॉर्मूला क्या था। शाबाश जी, u क्रॉस v विल बी इक्वल टू u इंटू v इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू n हैट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इंटू एन हैट। इसी तरह से जरा रिकॉल करें v क्रॉस u कैसे आएगा। जी, v क्रॉस u के लिए सिर्फ चेंज क्या आएगा, n हैट की जगह पर नेगेटिव n हैट आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, ये भी रिकॉल कर लें कि u क्रॉस v का v क्रॉस u के साथ क्या ताल्लुक बना। जी, u क्रॉस v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v क्रॉस u, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एंटी कमोटेटिव होता है। कमोटेटिव नहीं होता, एंटी कमोटेटिव होता है। स्टूडेंट्स, u क्रॉस v वेक्टर या v क्रॉस u वेक्टर की खास बात क्या थी। शाबाश, एक्सरसाइज 7.4 को अच्छी तरह रिकॉल करें। जी, u क्रॉस v वेक्टर या v क्रॉस u वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो u पर भी परपेंडिकुलर होता है और v के लिए भी परपेंडिकुलर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि u और v को कंटेन करने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। अगर आपसे कहा जाए कि ये दो वेक्टर्स हैं u और v, आप एक ऐसा वेक्टर मालूम कर दो जो u के भी परपेंडिकुलर हो, v के भी परपेंडिकुलर हो, तो समझ जाएं कि आपको u क्रॉस v या v क्रॉस u मालूम करना है। दोनों ही बुनियादी तौर पर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। फर्क सिर्फ दोनों में क्या है कि एक वेक्टर है और दूसरा उसका नेगेटिव वेक्टर है। सो लिखते हैं अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन। To find perpendicular vector to both u and v। अब कैसे हम फाइंड आउट करते हैं u क्रॉस v इज इक्वल टू u इंटू v इंटू साइन ऑफ थीटा। ये जो मैंने सिंपल u और v लिखा, ये वेक्टर u का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर v का मैग्नीट्यूड इंटू n हैट। u क्रॉस v वेक्टर u और v दोनों के परपेंडिकुलर होगा और v क्रॉस u ये उसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा, u इंटू v साइन ऑफ थीटा इंटू नेगेटिव ऑफ n हैट। स्टूडेंट्स, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हम मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मेरा सवाल आपसे यह है, हमने एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या यही दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जो u और v के लिए होंगे, या इनके अलावा और भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। द आंसर इज और भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स पॉसिबल हैं। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं उसी विजुअल के जरिए जो मैंने आपको उस वक्त दिखाया था। स्टूडेंट्स, u और v दो वेक्टर्स आप देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन दो वेक्टर्स को कितने प्लेन कंटेन कर सकते हैं। द आंसर इज ओनली वन प्लेन। अगर हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हों तो उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, और अगर हमारे पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हों या नॉन पैरेलल वेक्टर्स हों तो उनको कंटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन हो सकता है। स्टूडेंट्स, इस प्लेन के अपर साइड पर कितने परपेंडिकुलर वेक्टर्स पॉसिबल हैं। द आंसर इज इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स पॉसिबल हैं। इसी तरह इसकी लोअर साइड पर भी इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स पॉसिबल हैं। हम जो ऊपर वाली साइड है उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम कर सकते हैं u क्रॉस v की मदद से। इसी तरह जो नीचे वाले परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम कर सकते हैं।
इन परपेंडिकुलर वेक्टर्स में खास बात यह है कि इनका मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। सो द एप्लीकेशन नंबर 2 इज टू चेक दैट vectors are parallel to each other or not। जरा रिकॉल करें कि दो वेक्टर्स का पैरेलल होना हम क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए कैसे चेक करते हैं। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, अगर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो तो एंगल क्या बन रहा होगा जी, एंगल बन रहा होगा, आप इस तरह से भी इन्हें देख सकते हैं, एंगल बन रहा होगा 0 डिग्रीज। और अगर पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो तो एंगल बन रहा होगा 180 डिग्रीज। साइन ऑफ 0 या साइन ऑफ 180 0 होता है। सो ये वैल्यू हो जाएगी 0। हमारे पास आंसर आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का नल वेक्टर। चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर होता है, सो हमारे पास 0 नहीं 0 वेक्टर आंसर होगा। अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें और आंसर 0 वेक्टर आ जाए तो इसका मतलब होगा कि वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। इफ u क्रॉस v इज इक्वल टू null vector, then u will be parallel to v, और आप v क्रॉस u भी कह सकते हैं। दोनों के लिए ये then अगर u क्रॉस v या v क्रॉस u नल वेक्टर आ जाए then u will be parallel to v। नंबर 3 एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज हो तो हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहां जरा देखें, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो जाए, साइन ऑफ थीटा 90, तो हमारे पास u क्रॉस v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे u क्रॉस v का तो n हैट चूंकि यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा u इंटू v। तो इसका मतलब यह हुआ अगर u क्रॉस v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए तो इस सूरत में वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। हम यह लिखेंगे टू चेक दैट वेक्टर्स आर perpendicular to each other or not। That is to say, if u cross v is equal to u cross v magnitude in fact is equal to u magnitude into v magnitude, then u vector will be perpendicular to vector v। स्टूडेंट्स, इसके बाद जरा रिकॉल करें, हमने एक्सरसाइज 7.4 में और क्या किया था क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। जी, हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना सीखा था, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना सीखा था। सो दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू कैलकुलेट areas of different polygons। हम किसी भी पॉलीगॉन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग वेक्टर्स। हां, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम और ट्राइंगल को डिस्कस किया गया। टू कैलकुलेट एरियाज ऑफ डिफरेंट पॉलीगॉन्स, इफ u and v are two coterminous
vectors of a parallelogram or triangle, then area of parallelogram is equal to, शाबाश जी, मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। ये था हमारा फॉर्मूला। u और v का कोटर्मिनस वेक्टर होना जरूरी है। कोटर्मिनस वेक्टर से मुराद कि वो दो वेक्टर्स के एंड पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हों। दोनों टेल्स भी हो सकती हैं, दोनों हेड्स भी हो सकते हैं, एक हेड और एक टेल भी चलेगा, कोई मसला नहीं। इवन मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि पैरेललोग्राम की सूरत में एक साइड वेक्टर और एक डायगोनल वेक्टर भी चलेगा, कोई मसला नहीं। हालांकि हमारी बुक में दोनों साइड वेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है। हमने वहां बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हुए कि पैरेललोग्राम में दो कोटर्मिनस वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि एक साइड और एक डायगोनल हो सकता है। नेक्स्ट, नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, सो इसका फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बढ़ते हैं फिफ्थ एप्लीकेशन की जानिब। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 में हमने ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट फार्मूलाज और लॉज भी ड्राइव किए थे क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। आपको याद हो हमने लॉज ऑफ साइन ड्राइव किया था। इसके अलावा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला या साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से ड्राइव किया था। सो फिफ्थ एप्लीकेशन हमारी होगी टू प्रूव different laws, formulas of trigonometry, not only trigonometry, physics, mechanics, and many other sciences. इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम एक फिजिक्स की एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन है टॉक या मोमेंट। जरा डेफिनेशन रिकॉल करें, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, शाबाश जी। टॉक की डेफिनेशन थी टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट या टॉक। आइए इसे अच्छे अंदाज में समझते हैं। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस वक्त एक बोल्ट और एक रेंच। हम इस बोल्ट को ओपन करना चाह रहे हैं, इस बोल्ट को खोलना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली हमें इस रेंच पर फोर्स अप्लाई करना होगी। स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाई करने के लिए जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो क्या होना चाहिए? मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। हमें टर्निंग इफेक्ट बेसिकली यहां पर जनरेट करना है। मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बेस्ट होगा? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी बेस्ट। स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ रोटेशन यानी सेंटर ऑफ बोल्ट से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक जो वेक्टर है, बेसिकली इसकी टेल जो है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन पर होगी यानी सेंटर ऑफ बोल्ट पर, और जो हेड है इस वेक्टर का वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर होगा। इस वेक्टर को हम मोमेंट आर्म का नाम देते हैं और इसे यूजुअली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहां पर हम यह समझ चुके हैं कि टर्निंग इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए मोमेंट आर्म की लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि जितना रेंच की लेंथ बड़ी होगी उतना आपका जो टर्निंग इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो रोड के साइड पर जब कभी कोई बस जो ड्राइवर है वो बस के व्हील को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहां पर वो जो व्हील के जो नट्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए जब स्पैनर
या रेंच अटैच करता है तो उसका मोमेंट आर्म बढ़ाने के लिए वो एक पाइप यूज करते हैं। एक पाइप यूज करके वो मोमेंट आर्म की लेंथ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वहां पर जो बस का व्हील है या किसी बड़े ट्रक का जो व्हील है उसके बड़े बड़े नट को खोलने के लिए उन्हें मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट चाहिए होता है। सो मोमेंट आर्म की लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए टर्निंग इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ये बात हमने यहां पर क्लियर कर ली। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमने चूज कर लिया, अब डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होनी चाहिए, इसके लिए भी मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। विच वन इज द बेस्ट? द आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, क्यों आपने सोचा फर्स्ट ऑप्शन? द आंसर इज, हमें टर्निंग इफेक्ट बनाने के लिए हमेशा जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर रखनी चाहिए मोमेंट आर्म के, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो परपेंडिकुलर बेसिकली कंपोनेंट है फोर्स का वो टर्निंग इफेक्ट बनाता है, टर्निंग इफेक्ट जनरेट करता है। अगर हमारा फोर्स वेक्टर मोमेंट आर्म वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो हमें मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट या मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन में क्या वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है? द आंसर इज है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? शाबाश जी, फोर्स वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विद रेफरेंस टू मोमेंट आर्म वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जी, आप जरा रिकॉल करें वर्क डन वाली एग्जांपल। हम किसी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जी, आपको याद आ गया, हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने बना ली राइट ट्रायंगल। अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है थीटा। अब इस राइट ट्रायंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का, वो इस राइट ट्रायंगल में क्या रोल प्ले कर रहा है? द आंसर इज, वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज है हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स, हमें अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का कैलकुलेट करना है तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन यूज करेंगे। साइन थीटा आप जानते हैं कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। सो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन ऑफ थीटा के इक्वल। स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर से अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बेसिकली जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर से, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा बुनियादी तौर पर टॉर्क या मोमेंट का। स्टूडेंट्स, अब जरा ऑप्शन नंबर 3 पर आ जाएं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या मसला है? जी, ऑप्शन नंबर 3 में जो हमारा फोर्स वेक्टर है वो मोमेंट आर्म वेक्टर के पैरेलल हो चुका है। स्टूडेंट्स, अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मोमेंट आर्म के अगर फोर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों सूरतों में परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 हो गया। जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 हो गया तो टर्निंग इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। सो इस सूरत में मोमेंट या टॉर्क 0 होगा। स्टूडेंट्स, अब यहां पर कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूड क्या कर लेते हैं कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम किस सूरत में होगा और 0 किस सूरत में होगा? स्टूडेंट्स, मैक्सिमम के लिए एंगल के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो फोर्स वेक्टर और मोमेंट आर्म वेक्टर के दरमियान एंगल होना चाहिए 90 डिग्रीज। हाँ, ये हम पहले बात कर चुके कि मोमेंट आर्म की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना हमें टर्निंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। अब हम एंगल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, टॉर्क 0 कब होगा? शाबाश जी, टॉर्क 0 होने की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो अगर मोमेंट आर्म 0 हो जाए, आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर वहां पर बोल्ट के सेंटर पर ले जाएंगे कुछ इस तरह से, तो क्या ये बोल्ट रोटेट करेगा? द आंसर इज, कभी भी नहीं। आप जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर लें, अब ये बोल्ट रोटेट करने वाला नहीं है। सो मोमेंट आर्म जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपकी फोर्स 0 हो जाए, फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो, तो उस सूरत में भी टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। और नंबर 3, अगर फोर्स वेक्टर और मोमेंट आर्म वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्रीज या 180 डिग्रीज हो, तो उस सूरत में भी हमें टर्निंग इफेक्ट
नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कशन कर ली कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस तरह से मोमेंट और टॉर्क को कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करती है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टॉर्क, R क्रॉस F। अब R क्रॉस F में बुनियादी तौर पर क्या होगा? R मैग्नीट्यूड इंटू F मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा n हैट। स्टूडेंट्स, आइए अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टॉर्क के हवाले से। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.5 में प्रॉब्लम नंबर 11 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 15 तक और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 8 मोमेंट से रेलेवेंट हैं। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 14। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी मैंने आपके सामने तज़किरा किया। स्टूडेंट्स, वो प्रॉब्लम्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे इसका सॉल्यूशन समझने के बाद। इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस दिस एंड दिस where P is their point of concurrency। स्टूडेंट्स, जब भी हमें मोमेंट या टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, हमें दो पॉइंट्स लाजमी बताए जाते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट हमें वो मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त हमारे पास है दो पॉइंट्स, इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है? शाबाश, जरा वर्डिंग देखिए। वर्डिंग से आप समझ चुके हैं कि लिखा गया है वेयर P इज देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। देयर रेफर किया जा रहा है फोर्सेस की तरफ, यानी ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, और ये इसके बारे में वाज़ेह तौर पर कहा गया फाइंड द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। ये इनफैक्ट हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है। स्टूडेंट्स, जो हमारा मोमेंट आर्म वेक्टर है वो होगा AP वेक्टर। हमेशा जो टेल होगी वो उस पॉइंट पर होगी जिसके अबाउट हमें मोमेंट इवेलुएट करना होगा। स्टूडेंट्स, AP वेक्टर हमारा होगा R वेक्टर और F वेक्टर। यहां पर चूंकि तीन फोर्सेस हैं तो हम इन तीनों फोर्सेस का सम करेंगे, जो नेट फोर्स होगी वो हमारा होगा फोर्स वेक्टर। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले F, इन तीनों वेक्टर्स का सम कर देंगे। I माइनस 2j प्लस 3I प्लस 2j माइनस k प्लस 5j प्लस 2k। वेक्टर F विल बी, यहां पर I 3I 4I, और नेक्स्ट हमारे पास I कंपोनेंट नहीं है। 3I प्लस I इज 4I, माइनस 2j प्लस 2j कैंसल, 5j जिंदा रहेगा, और नेक्स्ट हमारे पास माइनस k प्लस 2k इज प्लस k। ये हमारे पास आ गई नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है। अब हम वेक्टर R मालूम करते हैं। R वेक्टर हमारा होगा AP वेक्टर। अब AP वेक्टर बेसिकली इसका ब्रेकअप क्या होगा जी? OP माइनस OA। अब OP बनना था यहां से, OE बनना था यहां से। हम जुबानी ये काम करेंगे। 2 माइनस 1 इज 1, यानी यहां पर आ जाएगा I। 0 माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस J, और 1 माइनस 1 विल बी 0, 0 के आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। अब हम मालूम करते हैं मोमेंट। सिंस मोमेंट इज इक्वल टू, चूंकि ये वेक्टर है, इट इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब R क्रॉस F मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं अपना डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। R क्रॉस F, फर्स्ट रो I, J और K। R हमारे पास वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर R 1 माइनस 1 और 0, 1 माइनस 1 और 0, और F वेक्टर हमारे पास स्टूडेंट्स 4 5 और 1, 4 5 और 1।
फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आए, रो और कॉलम छोड़ा -1 -0 -j, रो और कॉलम छोड़ा 1 -0 +k, रो और कॉलम छोड़ा 5 माइनस माइनस हो जाएगा +4, -1 -0 विल बी माइनस, तो -i, यहां पर -j और यहां पर 9k। सो हम यहां पर लिखेंगे मोमेंट अबाउट A will be -i -j +9k। ये स्टूडेंट्स हमने मालूम कर लिया मोमेंट अबाउट ए। अगर आपसे कहा जाए कि इस मोमेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करें तो आप क्या करेंगे? जी, हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे, वो होगा इस मोमेंट का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, यहां पर इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर को एंड करते हैं। आप अच्छी तरह से इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।